जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, एके क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। फिजिक्स के इस क्लास में हमने आपके सिलेबस से रिलेटेड मुख्यतः 5 टॉपिक दिए हुए हैं और यहाँ हमने बल के बारे में, गति के बारे में और प्रकाश के बारे में यहाँ पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ध्वनि। ध्वनि हालांकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन 9th 10th लेवल तक ये ध्वनि को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता और इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं और एग्जाम में भी आपके बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ेंगे और कंटिन्यूअसली चलते रहें। और वीडियोस को जो है जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपनी गाइड से या जिस भी आपके पास जो भी लिंक है उसके थ्रू करते चलें और बहुत जल्द हमारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड। ठीक है, अब साउंड की अगर बात करें, साउंड पढ़ने से पहले, ध्वनि पढ़ने से पहले हमें यह पता हो कि ध्वनि चीज क्या है, चलती कैसे है, वास्तव में ध्वनि का जनरेशन हुआ कैसे। तो उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तरंग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस तरंग को आज की क्लास में ढंग से समझ लेते हैं, वेव को, और उसके बाद फिर हम ध्वनि पर आएंगे। तो तरंग देखी जाए तो एक टाइप का विक्षोभ है, एक टाइप का डिस्टरबेंस है, और वो डिस्टरबेंस जो किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ, और वो डिस्टरबेंस आप कितने तरीकों से उपलब्ध करवाते हो वो तरंगों के प्रकार को बना देता है। लेकिन इस डिस्टरबेंस में और इस विक्षोभ में होता क्या है, हमें उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आप देखें कि मान लो पानी की सतह है, उस पानी की सतह पर आप एक पत्थर डालते हो। तो पत्थर डालते हो तो उस पत्थर की वजह से कुछ उसमें जो है लहरें सी बनी, पानी कोई अपनी जगह से कुछ ऊपर उठा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गया। लेकिन यहां देखने वाली चीज ये है कि जो लहर हमें ऐसे फैलती हुई दिखती है, यूं चलती हुई दिखती है, ऊपर नीचे ऐसे चलती हुई जो लहर दिख रही है, उस लहर में पानी गति नहीं कर रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि पानी यहां अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया हो। कुछ ऐसी चीज जनरेट हो गई या ऐसा कुछ विक्षोभ जनरेट हो गया, उसने पानी की हर सतह को हिला दिया, ऊपर वाली पूरी सतह को वाइब्रेट कर दिया, कंपन कर दिया। तो इस चीज को हम तरंग कहते हैं। तो वास्तव में क्या हुआ कि आपने एक पत्थर गिराया, तो पत्थर में ऊर्जा थी, किसी ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, तो पत्थर में ऊर्जा थी। जैसे ही वो पत्थर पानी की सतह पर गिरता है, पानी की सतह पर गिरते ही वो पत्थर, पानी जो है फैलना शुरू हो गया या उसमें तरंगे बननी शुरू हो गई। तो वास्तव में हमने ऊर्जा का एक स्रोत जनरेट किया, पानी में एक ऊर्जा का स्रोत मिला और उस स्रोत को हमने आगे से आगे फैलाना शुरू कर दिया। तो पानी का ये फैलता हुआ स्रोत जो है, ये आपको तरंगों का जो है जनरेशन दे रहा है कि तरंगे बढ़ती जा रही हैं और पानी आगे से आगे फैलता जा रहा है। एक चीज यहां और नोटिस करें कि पानी पहले स्थिर था, पानी में कोई गति नहीं थी, पानी में कोई जो है वेरिएशन नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पत्थर डाला तो पानी में कुछ ऊर्जा जनरेट हुई, और वो ऊर्जा आई कहां से? उस पत्थर से आई। पत्थर किसी ऊंचाई से फेंका गया। अब सोचो जरा, पत्थर को अगर ज्यादा ऊपर से फेंका जाता, ज्यादा ऊपर से फेंकते तो उसके अंदर ज्यादा बड़ी लहरें बनती, तो मतलब ज्यादा ऊर्जा तय करते हम। और कम ऊंचाई से फेंकते हैं तो कम जो है तरंगे बनती हैं या कम विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो एक सिंपल सी चीज तरंग के केस में कि तरंग जो है वो एक प्रकार का विक्षोभ है। कहां है? माध्यम में है। माध्यम में एक प्रकार के विक्षोभ को शो करता है। दूसरा कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, ऊर्जा का संचरण करता है। तरंगे ये काम करती हैं, ये विक्षोभ ये काम करता है। अब हमें इसको पहले तरंगों को डिटेल में पढ़ना है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः तरंगों को 5 अलग भागों में आप बांट सकते हो। तरंगे बहुत प्रकार की हैं और हमें इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में हर एक तरंग का नाम लेके चलना जरूरी है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ फिक्स नहीं है कि इसी पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अब जैसे तरंग डाल दिए तो तरंगों में बहुत सारे प्रकार हैं, तो हमें सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, सबके बारे में हमें हल्का फुल्का ज्ञान होना जरूरी है। तो ध्यान दें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तरंगों के प्रकार। और सारे प्रकार की तरंगे जितनी आपने आज तक पढ़ी हैं वो सब तरंगे हम यहां पढ़ लेंगे, सब तरंगे हम यहां डिस्कशन कर लेंगे। तो मुख्यतः तरंगों को 5 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला प्रकार देखें आप, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। सबसे पहला है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। नेक्स्ट है ऊर्जा संचरण के आधार पर। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अपनी एप्लीकेशंस पे जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आपको। कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर, और जो चौथा पॉइंट है वो विमा के आधार पर। अब आप कहें जी आपने तो 5 प्रकार बताए थे, तो 5वां प्रकार है अन्य तरंगे, जिसमें कुछ बची खुची तरंगे हैं जिनको हम लास्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां ये मुख्य हमने 5 भाग बना लिए हैं और इनमें से हर एक को हमें पढ़ते हुए चलना है, हर एक को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसी में ही, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। तो ये तरंगे 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। ठीक है, और जहां माध्यम की रिक्वायरमेंट है या जहां माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। सबसे पहले है यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे हम उन्हें कहेंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत रहती है। जैसे डोरी को आपने बांध के और जो है एक सिरा पकड़ के हाथ में पकड़ लिया और डोरी को यूं चला रहे हो, तो डोरी में जो तरंगे चल रही हैं वो डोरी की वजह से चल रही हैं, माध्यम की जरूरत है तब चल रही है। तो डोरी में ये जो ऐसे ऐसे गति करवाने के बाद जो उसमें तरंगे बनी, वो जो गति करती हुई जा रही है वो डोरी की वजह से चली, वहां माध्यम आवश्यक है, तो उस प्रकार की तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहेंगे। एक चीज फोकस करें यहां कि बहुत बार आपको एक जैसी तरंगों को अलग अलग रूप में पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहां डोरी वाली तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, आगे हम उसको किसी दूसरे भाग में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो है तरंगे अलग अलग प्रकार की नहीं है, अलग अलग प्रकार जरूर हैं, बस उसके अंदर सम्मिलित होने वाली तरंगे और एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यांत्रिक तरंगों में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो पहला एग्जाम्पल है डोरी में उत्पन्न तरंगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगे, जो कि हमें पढ़नी है। अब एक चीज ध्यान दें, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम अत्यंत आवश्यक है, बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वो चाहे आप मेरे से 1 to 1 आमने सामने बैठ के बात को सुने तब भी, या फिर इस मोबाइल के थ्रू अगर आप बात सुने तब भी, ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के नहीं चल सकती। एक बार के लिए सोचें, अगर बीच की हवा हटा दी जाए, बीच की हवा अगर गायब कर दें, तो यहां की आवाज वहां नहीं जा सकती। इसीलिए लोग स्पेस में जब जाते हैं तो स्पेस में वो ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको सिग्नल्स जो है सैटेलाइट के थ्रू भेजने पड़ते हैं, आपस में वो बात नहीं कर पाते, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां वातावरण नहीं है, वातावरण नहीं है, हवा नहीं है, हवा की वजह से बिना हवा के वो बात नहीं कर सकते हैं। तो माध्यम, हमें ध्वनि के लिए माध्यम अत्यंत आवश्यक है। वो डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है। हालांकि हमने जो सुनने की आदत डाली है हमेशा, वो आदत हमने हवा में डाली है, तो हमारे कानों को जो है हवा की संवेदनशीलता समझ में आती है, हम हवा में आसानी से बात समझ पाते हैं। लेकिन अगर जलीय जीवों की बात करें तो वो भी सिग्नल्स भेजते हैं, वो भी कंपन करके, वाइब्रेशन करके दूसरे को भेजते हैं, दूसरे सुन भी पाते हैं। वो किस कारण से सुन पाते हैं? तो उन्होंने तरंगों को भेजने का माध्यम जल बना रखा है,
तो जल के थ्रू वो माध्यम में जो है गति कर रही हैं। तो अलग अलग माध्यम यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम अत्यंत आवश्यक है, ये जरूरी है, ये याद रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट है बिना माध्यम। ये यांत्रिक तरंगें जो थी इनको तो माध्यम चाहिए, और दूसरी है बिना माध्यम की, जिनको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही वाइड टॉपिक है ये, और बहुत सारी तरंगें इसके अंदर आती हैं, बहुत सारी तरंगें। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है तरंगों के मामले में अगर कहा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग ये EM वेव्स रहती हैं। कैसे रहती हैं? तो आप देखें कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में आपने सुना होगा कि पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, हमारी ओजोन परत उन पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। अच्छा, और गामा किरणें भी आती हैं, दृश्य क्षेत्र की किरणें भी आती हैं, सूक्ष्म तरंगें भी आती हैं। तो ये जितनी सारी तरंगें हैं, ये सब इस ऊष्मीय, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत लंबा बैंड है, और कुछ लैम्डा से या कुछ फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर कुछ हजार फ्रीक्वेंसी तक भी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी तरंगें आती हैं, लेकिन जो हम देख पाते हैं वो तरंगें हैं दृश्य क्षेत्र की तरंगें। ध्यान रखें, कंपटीशन में कभी पूछ लिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सिर्फ 2 ही प्रकार की तरंगें हैं। तरंगें तो बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे गामा है, ठीक है, और गामा है, यूवी तरंगें हैं, इंफ्रारेड है, अवरक्त क्षेत्र की तरंगें, पराबैंगनी, गामा तरंगें, एक्स रे हैं, जिनको आप एक्स रे जो बनवा रहे हैं, एक्स रे है, दृश्य क्षेत्र की तरंगें हैं, ठीक है, ऊष्मीय तरंगें हैं, सूक्ष्म तरंगें हैं। आपके मोबाइल के सिग्नल्स जो जाते हैं वो सूक्ष्म तरंगों से और इनसे चल रहे हैं, माइक्रोवेव्स में जो चल रही हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में जो चल रही हैं, ये सब तरंगें जो हैं। तो इन सारी तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के गति करते हैं। अब सोचो जरा, ये सब तरंगें जनरेट हुई सूर्य से चल के पृथ्वी तक सारी तरंगें आती हैं, और सारी तरंगों के लिए रास्ते में कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के वो गति करती हैं। और आप तक आते आते आपको जो है ईश्वर ने सिर्फ 2 ही सेंसर ऐसे दिए हैं कि इनमें से, इतनी सारी तरंगों में से आप 2 ही पहचान सकते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो सबसे पहली है दृश्य क्षेत्र वाली तरंगें, जिनसे आप किसी चीज को देख पाते हैं, और दूसरी है ऊष्मीय तरंगें। बस बॉडी में 2 ही सेंसर हैं, एक तो आंखें ऐसी हैं जो इस दृश्य क्षेत्र को देख सकती हैं, दूसरी स्किन चमड़ी जो है वो इन ऊष्मीय तरंगों को सेंस कर सकती है। अंधेरे कमरे में भी आपको भेज दिया जाए और कहा जाए जी रसोई में जाके देख के आओ तवा गर्म है कि नहीं है, तो हम हाथ का अंदाजा लेके और बता सकते हैं यहां से गर्मी आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि जी ऊष्मा आ रही है यहां से। तो हमारी स्किन ऊष्मीय तरंगों को सेंस कर सकती है, और हमारी आंखें दृश्य क्षेत्र को कर सकती हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी चीज हमारे पास ऐसी नहीं है, कोई सेंसर ऐसा नहीं है जो हम इनको डिटेक्ट कर सके। अब इनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग मशीनें लगती हैं। जैसा एक मशीन तो आपके हाथ में है, मोबाइल, इन्हीं तरंगों को ही जो है इनमें से एक को डिटेक्ट करने का काम करती है, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाती है। आपके जो है रिमोट से सिग्नल भेजा जाता है टीवी में, ताकि वो रिमोट से सिग्नल की वजह से टीवी के चैनल चेंज हो, ऑन हो, ऑफ हो। ये सब तरंगे इन्हीं तरंगों की वजह से जा रही हैं। और आप ये भी देखें कि अगर बीच में माध्यम भी लगा देंगे तो उस सिग्नल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिग्नल मूव कर जाता है। जैसे आप अगर एक कमरे में भी बैठे हैं, कमरे में सब दीवारें अगर बंद हो, सब कुछ, सब गेट तरफ सब कुछ बंद हो, तब भी आपका मोबाइल चल रहा है, तो मोबाइल में आने वाला वो सिग्नल कहां से आ रहा है? वो किसी माध्यम का मोहताज नहीं है, उसको मुड़ना आता है, वो अलग अलग जगहों से मुड़ के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, बिना माध्यम के गति करने वाली तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दृश्य क्षेत्र में जो है कितने टाइप के प्रकाश हैं, तो आपने विबग्योर नाम सुना होगा, कि आप जो श्वेत प्रकाश देखते हैं वो बेसिकली इन 7 रंगों का सम्मिलित मिला जुला योग है। इन 7 रंगों का जो है ग्रुप है एक। अब 7 रंगों को जब मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, इसको हम दृश्य स्पेक्ट्रम कह देते हैं। वी मतलब वॉयलेट,
बैंगनी कलर, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, ये 7 कलर हैं। इन 7 कलर को ही आप देख पाते हो। बाकी आप कह दो जी हमें तो फिरोजी भी दिखाई दे रहा है, हमें पीला भी दिखाई दे रहा है, हमें जो है अपना पिंक कलर भी दिखाई दे रहा है, सब इसी के अंदर ही है, सब इसी में मिक्स हुए हुए हैं। इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसकी है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड कलर की है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य का बैंगनी कलर है और वायलेट है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का रेड कलर है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कुछ बेसिक हिंट हो गए हैं। इससे ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंगों का आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। और अगर फिर भी अगर किसी को स्पेशली ये ही तरंगें पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप वहां विद्युत चुंबकीय तरंगों को अलग से पढ़ सकें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो पहला हमारा तरंगों का पहला पार्ट था माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। 2 प्रकार से हमने डिवाइड किया जहां माध्यम की रिक्वायरमेंट हो। सबसे पहले यांत्रिक तरंगे जहां माध्यम चाहिए हमें, और यांत्रिक तरंगों में 2 एग्जांपल हमने ले लिए, डोरी में उत्पन्न तरंगे और ध्वनि तरंगे। और बिना माध्यम की आवश्यकता के जहां माध्यम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये सारी तरंगें आती हैं, उनमें से दृश्य क्षेत्र और ऊष्मीय क्षेत्र की तरंगें, ऊष्मीय तरंगें जो है वो हम सेंस कर सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। ईश्वर की कृपा है हम पर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ऊर्जा संचरण के आधार पर। तो जब हमने तरंग शुरू किया था तो मैंने आपको बताया कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करवाते हैं। ऊर्जा संचरण के आधार पर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करवा के ही जो विक्षोभ को फैलाया जाता है और उससे ही तरंगें बनाई जाती हैं। तो ऊर्जा संचरित करना या नहीं करना, कुछ तरंगें ऐसी हैं जो ऊर्जा संचरित नहीं करती हैं और कुछ तरंगें ऐसी हैं जो ऊर्जा संचरित करती हैं, जो एक जगह से ऊर्जा लेके दूसरी जगह तक जाती हैं। तो वो क्या क्या है? तो जो ऊर्जा संचरण करती हैं उनको हम प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा संचरण नहीं करती हैं उनको हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। ये थोड़े से नाम हो सकता है आपके लिए नए हो, लेकिन नाम को 1-2 बार पढ़ लोगे, 1-2 बार याद करोगे तो समझ में आ जाएंगे, वो बहुत ज्यादा टफ वो चीज नहीं है। अच्छा, पहली है प्रगामी तरंग, जो ऊर्जा संचरण करती है, जिसमें ऊर्जा संचरण होता है। जो ऊर्जा संचरण करें और जो ऊर्जा संचरण नहीं करें वो हो जाएंगी अप्रगामी तरंग। अब कहो जी एग्जाम्पल कौन से हैं? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्वनि पढ़ रहे हैं हम, तो ध्वनि जो है वो प्रगामी तरंगों में काउंट होगी। अब ध्यान दे जरा कि जी पिछले टॉपिक में आपने ये कहा था कि ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल है और यहां कह रहे हैं कि ध्वनि प्रगामी तरंगों का एग्जाम्पल है। तो ध्वनि किस किस में आ रही है आपको वो सब मेंशन रखना पड़ेगा। ध्वनि प्रगामी तरंग भी है, ध्वनि यांत्रिक तरंग भी है। यांत्रिक तरंग का डिस्क्रिप्शन हमने ऐसे किया कि वो माध्यम की आवश्यकता पर डिपेंड करे कि नहीं करे, और प्रगामी हम बता रहे हैं कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए कि नहीं जाए। अब ध्वनि कैसे ऊर्जा लेके जाती है तो इसको थोड़ा सा समझें जरा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलने से आवाज जनरेट हुई। ये आवाज जनरेट कैसे हुई? तो गले में ना कुछ लेरिंग्स होती हैं, झिल्ली होती है, और उस झिल्ली में ऐसे बारीक बारीक कट होते हैं गले में, और ये बारीक बारीक कट से जब हवा इधर से फेंकी जाती है, उस फेंकने की वजह से ये झिल्लियां वाइब्रेट करती हैं। ये झिल्लियां वाइब्रेट करती हैं और जितनी फ्रीक्वेंसी से या जिस एनर्जी से, जिस इंटेंसिटी से आप हवा फेंकते हैं, तो ये झिल्लियां वाइब्रेट करके आवाज जनरेट करती हैं। तो वास्तव में इसको फेंकने के लिए, इनको हिलाने के लिए मेरे को ऊर्जा लगानी पड़ी, क्योंकि आदमी जब ज्यादा बोलता है तो थक जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बोलने से भी थकान हो रही है, इसका मतलब ऊर्जा घट रही है। तो ऊर्जा तो जनरेट हुई और ये घटती हुई ऊर्जा मैंने आगे फेंक दी। आप जब बैठे थे तो आपने क्या किया? ये ऊर्जा चलती हुई हवा में, आवाज में, हवा में ये दबती 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 आपके कानों के अंदर तक भी जो हवा थी उसको इसने दबाना शुरू किया। ये दबा रही है ऐसे, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन कर रही है। ये जब यूं दबा रही है तो आपके कानों में भी जो पर्दे लगे हुए उस पर टैपिंग होती है, ऐसे टप 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 करके टैपिंग हो रही है। और उस टैपिंग के तरीके को आपने कहा रखा है भाषा, कि जी हमने ये भाषा समझ ली।
अब मान लो आपके सामने कोई चाइनीज बोलता हो या कुछ और लैंग्वेज, फ्रेंच बोलता हो, स्पेनिश बोलता हो, तो आपको स्पेनिश समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन को कभी एक्टिव नहीं किया गया, ब्रेन को हमने ये चीजें सिखाई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ध्वनि नहीं है, ध्वनि तो है, और वो ध्वनि ऐसे ही टैपिंग करके हो रही है, टैपिंग हो रही है, लेकिन उसको समझने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो पहुंचाने के लिए हमें माध्यम की रिक्वायरमेंट हुई, और माध्यम की जरूरत की वजह से ध्वनि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंची, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच भी गई। ठीक है, तो याद रखें कि प्रगामी तरंगों के एग्जाम्पल में हम ध्वनि को एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो ऊर्जा का संचरण करती है। दूसरा, प्रकाश। तो प्रकाश का एग्जाम्पल भी है कि प्रकाश तरंगें कौन सी हैं? जो सूर्य ने फेंकी थी, सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगें जो आई थी, वो इन्हीं प्रगामी तरंगों का एग्जाम्पल है। प्रकाश तरंगें जो चल रही हैं, नियत वेग से किसी माध्यम में बढ़ती हैं। प्रगामी तरंगों की खासियत है, ये किससे चलती हैं? नियत वेग से गतिशील रहती हैं। नियत वेग से किसी माध्यम में गतिशील रहती हैं, और अलग अलग अगर माध्यम बदल दिया जाए तो इनके वेग में परिवर्तन आता है। किसी माध्यम में तो नियत वेग से रहती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है अप्रगामी तरंगें। अप्रगामी तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती, कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, जैसे डोरी में उत्पन्न तरंगें। डोरी का मैंने आपको बताया कि एक रस्सी को बांध के खींचे, और रस्सी को जब आप ये ऊपर नीचे गति करवाएंगे तो उसमें कुछ तरंगें आपको चलती हुई दिखेंगी, और वो चलती हुई तरंगें ऊर्जा का कहीं संचरण नहीं कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह कुछ ऊर्जा नहीं लेके जा रही हैं, सिर्फ अपनी माध्य अवस्था से ऊपर नीचे गति कर रही हैं। तो ऊपर नीचे गति कर रही है, तो ऐसी तरंगों को हम अप्रगामी तरंगों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपन के आधार पर तरंगें। तो ध्यान दें, वापस से तरंगों के हमने पार्ट पढ़ने हैं। तरंगों के हमने 5 मुख्य पार्ट बताए हैं। सबसे पहला, माध्यम की आवश्यकता, साथ साथ जो है रिपीट करते हुए चलें। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, कंपन के आधार पर, विमा के आधार पर, और अन्य तरंगें। ठीक है, जिनमें से 2 हमने पढ़ लिए। माध्यम की आवश्यकता हमने पढ़ ली, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऊर्जा संचरण के आधार पर प्रगामी और अप्रगामी तरंगें। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर तरंगें कौन कौन सी हैं भैया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नाम जो कि आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या कोई और अगर किसी साइंस से रिलेटेड या लॉजिकल चीजें जब पढ़ने बैठोगे तो ये 2 नाम आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेंगे। यहां इसको ढंग से समझ लो तो इजी रहेगा। पहला नाम हम पढ़ रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ये क्या क्या नाम है? इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, अब एक बार के लिए इसको थोड़ा सा समझें। मान लो आपने एक दीवार से स्प्रिंग जोड़ दिया, लंबा सारा स्प्रिंग। ठीक है, बिना खींचे, उसको ज्यादा तनाव नहीं दे रखा स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग आपने जोड़ दिया दीवार से, और इधर जो है दूसरा सिरा जोड़ दिया, दोनों दीवारों के बीच में ऐसे स्प्रिंग जोड़ दिया, और इधर से स्प्रिंग के कुछ 7-8 छल्ले जो है ऐसे पकड़ के आपने छोड़ दिए। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग के कुछ 7-8 छल्ले, ये 2 दीवारों के बीच में स्प्रिंग टाइट किया, ऐसे ये स्प्रिंग था। ठीक है, और इसके कुछ 7-8 छल्ले आपने ऐसे पकड़ के छोड़ दिए जी। तो हम देखते हैं कि इन छल्लों में यहां जो है कंप्रेशन हुआ, जो कि हमने दबाया था, ये कंप्रेशन हुआ, फिर ये छल्ले फैले। ठीक, फिर वही जो विक्षोभ यहां जनरेट हुआ है, वो विक्षोभ कुछ टाइम के बाद में हमें यहां देखने को मिला। ठीक है, यहां विक्षोभ हुआ, फिर वही विक्षोभ हमें कुछ टाइम के बाद में यहां देखने को मिला, वही विक्षोभ हमें कुछ टाइम के बाद में यहां देखने को मिला। तो हमने तो छल्लों को सिर्फ यहां डिस्टर्ब किया था, ये डिस्टर्बेंस फैलते 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 पूरे स्प्रिंग में फैल गया। तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। परिभाषा के तौर पर अगर कहा जाए तो जब माध्यम के कण
ध्यान दें, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करें, तरंग संचरण की दिशा में गति करे, तो इसे हम क्या कह देंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में बनी हुई तरंगों को हम क्या कह रहे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कह रहे हैं। जैसे ध्वनि जो है, ये ध्वनि भी अनुदैर्ध्य तरंगे है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं वास्तव में क्या कर रहा हूं? यहां की हवा को दबा रहा हूं, ठीक है। बोलने से हुआ क्या? यहां बाहर की हवा दबी, ऐसे ऐसे दबी, फिर फैली, फिर दबी, फिर फैली, फिर दबी, फिर फैली। तो ये कंप्रेशन एक्सपेंशन ये बार बार चलता जा रहा है। ध्वनि भी किस तरफ चल रही है? इस दिशा में। और ये कंप्रेशन एक्सपेंशन भी किस तरफ चल रहा है? इस दिशा में। अब आप कहो जी ध्वनि तो चारों तरफ फैल रही है, कि अब अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे चारों तरफ आवाज जा रही है। बिल्कुल जा रही है। तो ध्वनि जब चारों तरफ फैल रही है तो चारों तरफ ये हवा को दबा भी रही है, फैला भी रही है, फिर हवा को दबा रही है, फिर फैला रही है। तो ये कंप्रेशन एक्सपेंशन चारों दिशाओं में चल रहा है। चारों दिशाओं में ध्वनि का चलना भी है, कंप्रेशन एक्सपेंशन का भी है। तो ये जो है तरंग रहेगी, उसको हम कह देंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। दूसरा आ जाता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग को समझते हैं। एक बार के लिए सोचो जरा कि जब हमने पानी की सतह पर पत्थर गिराया था, तो पानी की सतह में वाइब्रेशन जो हुए वो हुए कैसे हैं? ठीक है, वो जो परिवर्तन हुए वो किस प्रकार के हुए हैं? तो आप देखें, पानी की सतह इस लेवल पर थी, यहां से ऊपर उठी, इस सतह से कुछ पानी की सतह ऊपर उठी, फिर इसी माध्य स्थिति से नीचे गई, कुछ ऊपर उठी, फिर माध्य स्थिति से नीचे गई। ऐसा नहीं है कि पानी फैल रहा है, नहीं, पानी नहीं फैल रहा है, लेकिन वो अपनी माध्य स्थिति से पानी की सतह ऊपर नीचे चल रही है, सिर्फ ऊपर नीचे गति कर रही है। जबकि तरंगे जो चल रही हैं, पहले छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, तो तरंगे जो चल रही हैं वो ऐसे फैलते हुए चल रही हैं। तो तरंगों के संचरण की दिशा तो क्या है? ऐसे चारों तरफ फैलना। लेकिन पानी की गति जो है वो है ऊपर नीचे। तो तरंग का फैलना और पानी का ऊपर नीचे चलना। तो आप देखें, पानी की गति इस दिशा में है और तरंग की गति इसके लंबवत है, इस गति के लंबवत है, बाहर फैल रही है, तो इसके लंबवत है। तो जब माध्यम के कण ऐसे तरंग संचरण की गति के लंबवत कंपन करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ये बात थोड़ी सी याद रखें। जब माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करें, तो उसको हम क्या कह देंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल हो गया ध्वनि तरंगे, सिर्फ ध्वनि कह रहा हूं, और अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल हो गया प्रकाश तरंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जब हमने प्रकाश पढ़ा था तो वहां मैंने आपको जो है अनुप्रस्थ प्रकृति भी बताई थी कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो एक बार के लिए वो प्रकाश वाली वीडियो जो है एक बार वापस से उसको प्ले करें, वापस चलाएं। तो बेसिकली होता क्या है, ये 3 डायमेंशन है। ऊपर नीचे विद्युत क्षेत्र चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे विद्युत क्षेत्र चल रहा है, मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे है। अच्छा, अंदर और बाहर की तरफ ऐसे ऐसे, अंदर और बाहर की तरफ, अंदर बाहर ऐसे, अंदर और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना, तो विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो ऊपर नीचे तो गति किया कौन सा? विद्युत क्षेत्र। अंदर बाहर गति किया कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन तरंगे जो चली वो चली कहां? तरंगे चली बिल्कुल ऐसे सीधे इस दिशा में, तरंगे गई इधर, तरंग इधर गति कर रही है। तो जब तरंग इधर जा रही है तो तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। ध्यान दें, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी, अंदर बाहर, तरंग की गति ये है, तो ये भी लंबवत हो गया। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, तो तरंग यहां जा रही है, इसके भी लंबवत हो गया। तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, मान लो टफ से टफ भी पूछ लिया जाए, तो यहां थोड़ा सा याद रखें कि ध्रुवण जो है, एक वर्ड आता है ध्रुवण, ठीक है,
ध्रुवण का मतलब है कि जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो थे, तो इसमें से अगर एक विद्युत क्षेत्र को रोक दे, ठीक है, तो वो रोकना संभव किसमें हो सकता है, या ध्रुवण संभव किसमें हो सकता है, तो ध्रुवण केवल किसमें संभव होगा, अनुप्रस्थ तरंगों का। ध्रुवण हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। इसको समझने के लिए ध्यान दो जरा, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है और इस रॉड पर आपने हथौड़ा मारा, ठीक है, इस रॉड पर हथौड़ा मारा, कहां से, यहां से हथौड़ा मारा आपने। अब हथौड़ा मेरे को नहीं बनाना था, तुमने मान लो इसको हथौड़ा मारा ऐसे, ठीक है। हथौड़ा मारने के बाद जो आदमी इधर पकड़ेगा उसको वाइब्रेशन फील होगी। तो इधर से जब हथौड़ा मार रहे हो, ऊपर से जब हथौड़ा मार रहे हो, तो इसमें तरंगे चल रही हैं, यूं इस तरफ तरंगे ऐसे चल रही हैं, लेकिन कंपन जो कर रहा है रॉड, वो ऐसे ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपने हथौड़ा ऐसे मारा और कंपन ऐसे हुआ कि जो है आगे की ओर तरंगे चली, तो कंपन में और इसमें फर्क हो गया, ये हो गई है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, सॉरी, लंबवत कंपन इधर कर रहा है और तरंगे इधर चल रही है, ये हो गई अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन अगर इसी रॉड पर तुम हथौड़ा मारो इधर, इसी रॉड पर हथौड़ा इधर से मारो, तो तुम देखते हो कि इसके अंदर वाइब्रेशन ऐसे 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 ऐसे, यहां कहीं वाइब्रेशन होगी, फिर फैल जाएगी तरंगे, फिर होगी, फिर फैल जाएगी, फिर होगी, फिर फैल जाएगी। तो हथौड़े को टच करवाने के दो मेथड हैं। एक तो इस रॉड पर ऐसे ऊपर से हथौड़ा मारे, तो इसके अंदर तरंगे यूं चलेंगी, तो रॉड तो वाइब्रेशन कर रही है ऊपर नीचे, तरंगे चल रही है इधर, अनुप्रस्थ तरंगे हो गई। और अगर हथौड़ा मारो इस तरफ से, बिल्कुल इस टिप से हथौड़ा मारे आप, तो इसके अंदर तरंगे यूं यूं अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, कंप्रेशन एक्सपेंशन जो है, संपीड़न विरलन के फॉर्म में बढ़ती हुई तरंगे यहां पहुंचेगी। तो ऐसी तरंगों को हम कह देते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे हमने बड़े डिटेल में समझ ली। ये याद रखें, क्वेश्चंस जो है ना इन दोनों टॉपिक्स पर, इन दोनों नामों पर बड़ा उलझा के पूछ लिया जाता है, बड़ा ही उलझा के कंफ्यूज करके पूछ लिया जाता है। देखो कैसे, जैसे ये कहा जाए जी, पानी पर उत्पन्न तरंगे, पानी पर उत्पन्न तरंगे कौन सा एग्जाम्पल है, अनुदैर्ध्य का है या अनुप्रस्थ का है। तो वास्तव में ध्यान दें, जब आप पानी की सतह पर पत्थर डाल रहे हैं, तो पानी की सतह ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे चल रही है, ठीक है, लेकिन तरंगे ऐसे जा रही हैं। तो ये पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। वापस से ये कंफ्यूज जनरेट करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दें, वरना तुम बाद में फिर रीट लगाए बैठोगे। तो कि जी पानी की सतह पर जो तरंगे हो रही हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, लेकिन पानी के अंदर जो तरंगे जनरेट होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। तो पानी पर दोनों प्रकार की तरंगे बनती हैं, अनुदैर्ध्य भी बनती हैं, अनुप्रस्थ भी बनती हैं। सतह पर अनुप्रस्थ होती हैं, पानी के अंदर से जब जनरेट होकर आएंगी तो वो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे भी बनाएंगी, ठीक है। ये बात थोड़ी सी फोकस में रखें। अच्छा, डोरी में उत्पन्न तरंगे, मान लो आपने डोरी पकड़ रखी है और डोरी को ऐसे ऊपर नीचे हिला रहे हो, तो डोरी को तो हमने हिलाया ऊपर नीचे, लेकिन तरंगे चली कैसे, इस तरफ। हमारी डोरी की गति चल रही है यूं, लेकिन तरंगों की गति चल रही है यूं। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो डोरी में उत्पन्न तरंगे भी कैसी हो गई है, अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे हो गई, ठीक है। तो यहां तक की क्लास में हमने तरंगों के सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़े हैं। अभी आगे हमें तरंगों के और जो है प्रकारों को डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, वो लिख के रखें और हमारे लाइव सेशंस में कंटिन्यू रहें, जुड़े। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।